हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में इसको अनुक्रम बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस के अंदर मेनली ये ज़्यादा हावी होएगा, ये उससे कम। और ये तो सिलेबस में बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी इंट्रो दे दूंगा, इसका बेसिक दे दूंगा, पता होना चाहिए बेसिक। ये टॉपिक मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं एवरेज के अंदर इसको कवर कर देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसको कवर कर देता हूँ, या फिर अलजेब्रा में कहीं ना कहीं मैं इनको छोटे रूप से कवर करता आ रहा था, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था। फिर भी मैं बेसिक फॉर्मूले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ कवर कर देता था। लेकिन फिलहाल एक आधे क्वेश्चन इसके सम पर पूछे गए हैं। पहले भी मैं सम का फॉर्मूला ये सब बताता था, बट अब डायरेक्ट इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक आधा, तो मैं इनको एक अलग से टॉपिक बनाकर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं जो अपना फाउंडेशन बैच है उसके अंदर भी एक क्लास आएगी, जो अपना टीयर 2 बैच है उसके अंदर भी क्लास आएगी। तो जो टीयर 2 बैच है वो जो बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा तेज स्पीड पर देख लेंगे, फाउंडेशन बैच वाले अपने हिसाब से देख लेंगे जितना उनके पास टाइम है। ठीक है भाई, तो मैं अपनी स्पीड पर इसको बताऊंगा, अपनी पेस पर इसको बताऊंगा। आपने क्या करना है, अपनी पेस पर अपने टाइम के हिसाब से इनको देखना है। ज़्यादा स्पीड में भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बढ़िया तरीके से इनके सारे पहलू जो आपके दिमाग में होने चाहिए, इनके पॉइंट, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं बैठा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेवारी है कि फुल अटेंशन देकर मेरे को फुल अटेंशन दो, फुल अटेंशन देकर आप वीडियो देखो। बाकी जो ये काम है कि भाई फॉर्मूला कैसे याद करवाना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करना है, एग्ज़ाम में स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो मानने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। अपने आप रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, अपने आप चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी। ठीक है भाई, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो चलिए जी, तो सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ें हैं क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो एपी बता देता हूँ सबसे पहले क्या है। जैसे 3 में 4 जोड़ दो 7, में 4 जोड़ दो 11, में 4 जोड़ दो 15, में 4 जोड़ दो 19। ठीक है, कोई ऐसी सीरीज जिसके अंदर कोई सेम टर्म जोड़ा जाए और अगला टर्म बनाया जाए, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 7 जोड़ दो, 2 घटा दो, 3 घटा दो, फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लो 10 में से 3 घटा दिया 7, में से 3 घटा दिया 4, में से 3 घटा दिया 1, में से 3 घटा दिया -2, में से 3 घटा दिया -5, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर 3 घटा रहे हैं, लेकिन हम ये मान लेंगे कि -3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी क्या, एपी। बेसिकली एक बार समझ लो ये चीज़ें क्या है। जब सेम चीज़ जोड़कर अगला टर्म आए, सेम चीज़ जोड़कर फिर अगला टर्म आया, कुछ चीज़ जोड़ी फिर अगला टर्म आया, तो एपी बन गई। ऐसे ही जब सेम चीज़ से गुणा करने पर अगला टर्म आए, सर कैसे, जैसे मान लो ये 5 है, 5 को मैंने 2 से गुणा किया 10, को मैंने 2 से गुणा किया 20, को मैंने 2 से गुणा किया 40, को मैंने 2 से गुणा किया 80। तो ये क्या बन गई, ये बन गई अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। समांतर का मतलब देखो कि समान अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है कि नहीं भी 2 टर्म्स के बीच में, वो समान है। ये गुणोत्तर है कि सेम चीज से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी एपी या फिर समांतर श्रेणी, और ये हो गई अपनी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब सर हरात्मक श्रेणी क्या होती है। हर यानी कि हिंदी वालों को पता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक। तो यानी कि अगर मैं कोई एपी है उससे एक सीरीज बना दूं, उसको रेसिप्रोकल करके, यानी कि उनके टर्म्स को अगर मैं हर में ले जाऊं, जैसे अगर मैं लिखूं 1/3, 1/7, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं 1/11, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं 1/15, तो ये हो जाएगी हरात्मक श्रेणी। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसके डिनोमिनेटर जो हैं वो एपी में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी एपी है उसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर सारे टर्म्स का व्युत्क्रम कर दें उनको, तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, एक हरात्मक श्रेणी बन जाएगी।
ठीक। तो ये अपने सिलेबस में है नहीं, इसका आज तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, इनके क्वेश्चंस आए हैं, तो इसकी भी बेसिक जानकारी दूंगा और इनके ऊपर ठीक ठाक हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कंसेप्ट तो डेफिनेटली हम सारे जान ही लें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर दें फिर। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक टर्म है, कोई एक नंबर है, ये सबसे पहला टर्म है। इस सीरीज का सबसे पहला टर्म क्या है, 3। इसके अंदर मैं कोई फिक्स नंबर जोड़ता चला गया, नीचे वाले केस में मैं -3 जोड़ता चला गया, ऊपर वाले केस में मैं 4 जोड़ता चला गया। ठीक है, तो ये एक एपी बनती है। तो मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बताता हूँ। जनरल फॉर्म यानी कि एपी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि एपी क्या होती है, तो ये है जी फर्स्ट टर्म। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ वही वाला, 3 में 4 जोड़ दिया, 7 में 3, 3 में 4, 7 में 4, 11 में 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये है जी ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। अब मैं कितना जोड़ता गया अगला टर्म पाने के लिए, मैं जोड़ता गया 4, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सारव अंतर। यानी कि सारव यानी कि सब जगह जो अंतर था, हर 2 टर्म्स में जो अंतर था, जो कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज 4। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म को बुकिश लैंग्वेज में ना सोच के एक बार समझने की कोशिश करो कि पहले टर्म के अंदर जब मुझे दूसरा टर्म निकालना था, तो पहले टर्म के अंदर मैंने एक बार डी को जोड़ दिया। बताओ जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। जब मैंने दूसरा टर्म निकालना था तो मैंने डी कितनी बार जोड़ा, पहला टर्म 3 है, इसके अंदर मैंने एक बार 4 को जोड़ दिया। जब आपको इससे अगला टर्म निकालना है तो आप फिर से 4 को जोड़ देंगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 के अंदर 2 बार 4 को जोड़ दिया। भैया एक बार 4 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, एक बार और 4 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 2 बार आप जोड़ चुके हो। तो अगर तीसरा टर्म निकालना है, आप ये देखो, ए में डी जोड़ा तो अगला आ गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, फिर एक और डी जोड़ा तो एक डी ऑलरेडी है तो a+2d हो गया, फिर a+3d हो गया, एक और कॉमन डिफरेंस हम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि पहला टर्म तो है a, दूसरा टर्म निकालना है तो दूसरा है तो कॉमन डिफरेंस एक बार जोड़ूंगा, अगर तीसरा टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस 2 बार जोड़ दिया, अगर चौथा टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस 3 बार जोड़ दिया, पांचवा टर्म है तो 4 बार जोड़ दिया। जितने भी पोजीशन वाला टर्म है उससे एक कम बार हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब निकाला था तो कॉमन डिफरेंस जोड़ना ही नहीं है, वो तो खुद फर्स्ट टर्म है, 0 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, तो अगर कई बच्चे, वैसे तो स्कूल में इतनी ही डिटेल से हम ये टॉपिक करते हैं, हम सारे टॉपिक करते हैं स्कूल में, तो अगर कुछ बच्चे पहली बार इस टॉपिक को कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है, टाइम एंड वर्क सालों साल से चलते आ रहे हैं, आपने बहुत सारी उनके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, हर तरीके से उसको देख लिया, उसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। कोई टॉपिक आप पहली बार करते हो तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो वो एक नेचुरल सी बात है। उसको ये मत सोचना कि आपके साथ ही हो रहा है, अरे मेरे को ये टॉपिक उतना अच्छे समझ में नहीं आया जितना परसेंटेज आया, इसको एक बार और देखो उतना ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हालांकि वैसे तो पहली बार में ही आ जाएगा, बट अगर आपने एक बार और देख लिया, इसको एक्स्ट्रा बार देख लिया नए टॉपिक को, तो मैं बोल रहा हूँ आपको एज मिल जाएगी दूसरे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में, ये टॉपिक भी उतना ही कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, जो मैं बातें बोलता हूँ उनको अप्लाई करके देखा करो, धमाकेदार असर होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट nth टर्म, मान लो मुझे एपी के बारे में बता दिया। एपी के बारे में 2 ही चीज़ें होती हैं, क्या, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो ए और एक डी। ए और डी के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है नहीं। तो अगर कोई एपी, मुझे 2 चीज़ें मिल जाएं, ए और डी, उस एपी का कोई भी टर्म मुझसे पूछ लो, कुछ भी पूछ लो उस एपी के बारे में, हम सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे nth टर्म पूछी जाती है तो आप क्या करोगे कि ए के अंदर nth टर्म, तीसरी टर्म निकालने के लिए 2 बार डी जोड़ा था ए के अंदर, चौथी टर्म निकालने के लिए 3 बार जोड़ा था, पांचवी टर्म निकालने के लिए 4 बार जोड़ा था, तो nवी टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए n-1 बार डी जोड़ेंगे। यानी कि अगर कोई मुझे पूछे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे tn से, यानी कि nth टर्म, अगर कोई मुझसे पूछे कि t10 10वीं टर्म क्या होगी, तो मैं ये बोलूँगा
कि 10वीं टर्म निकालने के लिए ए में 9 बार डी जोड़ देंगे, 27वीं टर्म निकालने के लिए ए में 26 बार डी जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई मुझे बोले इस वाली एपी की 33rd टर्म बताओ, ये जो एपी की है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसकी 33rd टर्म है कि ये जो ए है, ए की वैल्यू क्या है 3 के अंदर मैं 32 बार 4 जोड़ दूंगा। 33वीं टर्म निकालनी है तो मैं 32 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, तो आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 और 3 131। सिंपल, ये बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है? अब आप समझ गए कि ये फॉर्मूला है क्या। जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम बार डी जोड़ देंगे। डन। ओके जी। सम ऑफ एन टर्म्स का सम। तो एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले ही, क्या कि एवरेज टॉपिक के अंदर बता रखी है कि एवरेज ऑफ एपी, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, उसकी एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म या फिर एवरेज ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ऐसे बोल सकते हो। या फिर मैंने आपको यह भी बता रखा है कि किसी भी एपी की जो एवरेज है दैट इज मिडल टर्म, जो भी मिडल टर्म है उसके बराबर होती है एवरेज। ठीक है, ये भी बता रखा है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की एवरेज निकाल लो, या फिर सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म की एवरेज निकाल लो, या फिर थर्ड लास्ट टर्म और थर्ड टर्म की एवरेज निकाल लो, तो एपी की एवरेज आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहे हैं किसी भी एपी का सम, तो सम क्या होता है? सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, है ना। तो अगर मैं एन टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एवरेज। और एवरेज क्या है? एवरेज है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। एपी की एवरेज क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं एवरेज टॉपिक के अंदर, तो इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको अब तक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला देखो यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये डिवाइडेड बाई 2 था, इसको हम पहले ले गए, तो ऐसे आप लिख सकते हो n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ओके। अब इसने बोला है सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स में फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी जो भी फर्स्ट टर्म है वो, और लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म होगी जो भी nth टर्म है वो। सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहा हूं, एक एपी की एन टर्म्स लिखी हुई है, इस एपी की एन टर्म्स लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म होएगा 3 और nth टर्म लास्ट होएगी, जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी? nth टर्म। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म है ए और लास्ट टर्म, बिकॉज हम एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म है nth टर्म, तो nth टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म मैं एन टर्म्स का के बारे में देख रहा हूं कि एन टर्म्स का सम निकालूंगा, तो फर्स्ट टर्म निकली ये और लास्ट टर्म निकली ये, तो इसको देखते हैं भाई, यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इस 2 को मैं बाहर भेज रहा हूं n/2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है a, तो a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है इस फॉर्मूले का जो दूसरा रूप है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, बस जो फर्स्ट टर्म है वो ये रही और जो लास्ट टर्म है वो ये रही। इस फॉर्मूले के दोनों रूप आपको पता होने चाहिए। स्कूल में आपको मेरे ख्याल कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये फॉर्मूला, बट ये है नहीं। समझ में आ गई? डन। ओके जी। देन नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीरीज है 3, 7, 11 एंड सो ऑन अप टू 131, ये 131 मैंने निकाला था, है ना। तो मैं पूछूं कि भैया कितने टर्म्स हैं इस एपी के अंदर, आपको ये निकालना पड़ जाए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म यानी कि 131 माइनस में 3, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर है 4 का। ओके जी, +1, ये उत्तर हो जाए। अब सर ये +1 क्यों करना पड़ रहा है? अभी देखो, अभी बता देता हूँ। मान लो ये एक सीरीज है 3, 7 और 11, तो इसके अंदर कितने टर्म है आपको ये बताने। यहाँ पर तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 टर्म है, बट इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं, इस फॉर्मूले को समझते हैं।
तो 3 से लेकर 11 तक जाने के लिए कॉमन डिफरेंस 2 बार आएगा। यहाँ पर एक बार 4 का और यहाँ पर एक बार 4। ओके सर। तो अगर आप 11 माइनस 3 करोगे तो आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस टोटल 11 और 3 में कितने का गैप है, 8 का गैप है। तो यार एक टर्म जंप करने के लिए 4 जंप करना पड़ता है, तो 4 हमें 2 बार जंप करना पड़ा। तो 2 बार पता है कब जंप करना पड़ता है, जब 3 टर्म्स हो। अगर 10 टर्म है तो 9 बार ही जंप करना पड़ेगा। अगर 12 टर्म है तो 11 बार ही जंप करना पड़ेगा। तो अगर हमें 11 बार जंप करना पड़ा है, इसका मतलब 12 टर्म है, इसलिए मैं +1 कर रहा हूं। जस्ट इस फॉर्मूले में क्या देखा मैंने कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, और 2 टर्म के बीच का डिफरेंस 4 होता है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे पता लग गया ऐसे ऐसे कितने डिफरेंसेस हैं। अगर आप 2 टर्म लिखते हो तो डिफरेंस 1 बार ही आता है। अगर आप 3 टर्म लिखते हो तो डिफरेंस 2 बार ही आता है, तो इसलिए +1 कर रहे हैं। जनरली ये समझाया नहीं जाता, तो ये थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में खुद सोचना पड़े तो सोच लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1। एपी के बारे में हमें ये सब पता होना चाहिए। अब अगर हम मान लो अपने पास एक एपी है, a = 10, कॉमन डिफरेंस = कुछ भी मान लो 3। अगर आपको 10वां टर्म निकालना है तो इजीली निकाल दोगे ना। a के अंदर यानी कि 10 के अंदर 9 बार कॉमन डिफरेंस छोड़ना है, 9 3 27, ऐसे डायरेक्टली 37, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया 22वां टर्म निकालना है तो निकाल दोगे ना। a के अंदर 21 बार जोड़ना है, क्या कॉमन डिफरेंस 21 3 63, तो भैया 70। अगर मैं आपको बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताना है तो बता दोगे ना। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताने के 2 तरीके हैं। क्या, आपके पास फर्स्ट टर्म है A1, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म 10, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A20। तो 20वां टर्म आप पता कर सकते हो। जी हाँ, इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास A और D दोनों हैं। ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ है 10 3 13 3 16 3 19 100। तो 20वां टर्म कैसे आएगा, 10 के अंदर 19 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, 19 3 57 यानी कि 67। आप या तो इसको ऐसे कर लो, सम ऑफ 20 टर्म्स बताना है कि भैया 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि क्या हो जाएगा 10 + 67 दैट इज इक्वल टू 77। ऐसे कर सकते हो है? या फिर आप कैसे कर सकते हो, उस फॉर्मूले से कर सकते हो, n/2 इंटू 2a यानी कि 20 प्लस n-1d। तो 20 टर्म का समझिए तो n की वैल्यू है 20, तो 20 - 1 19, 19 3 57, फिर से वही 770। ऐसे भी कर लो, दोनों पता होने चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को आप ये बोल सकते हो कि आपने उसके अंदर भी देखा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मीन का क्या मतलब है, एवरेज। अरिथमेटिक मीन, तो इसको समांतर माध्य को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जस्ट एवरेज है, औसत है। औसत निकालो, अरिथमेटिक मीन आ जाता है, मीन आ जाता है, बस ये सिंपली प्लेन एवरेज है। तो अगर अपने पास n नंबर्स हैं, अगर अपने पास n नंबर्स हैं a1 a2 a3 an, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होएगा, सिंपली उनकी एवरेज a1 + a2 a3 an बटे में n, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सिंपल, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक। अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अगर 2 नंबर है a और b तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होएगा, सिंपली इनकी एवरेज a + b/2। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी a + b + c/2। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी डी a + b + c + d/4। अच्छा, मैंने 3 का /2 कर दिया। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी a + b + c/3, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। और अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
जैसे एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ 10, 3 13, 3 16, 3 19। ठीक है, तो ये जो 13 जो है ना, कोई भी टर्म, ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। अगर नंबर्स एपी में है तो ये 13 जो है ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। ये 16 जो है ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। क्यों? देखो, एपी है, यहाँ पर 3 जोड़ा, तो 13 से 3 कम है 10, और 13 से 3 ज़्यादा है 16, तो कुल मिलाकर 13 इन दोनों के बीच में है। अगर 13 इन दोनों के बीच में है तो 13 इन दोनों की एवरेज है। 13 इन दोनों की एवरेज है तो एवरेज को ही तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो एक हिसाब से 13 इन दोनों की एवरेज ही है ना यार, क्योंकि एपी है, सेम चीज जोड़ रहे हैं। तो अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में हैं तो इसको कई तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं आपको आसान तरीका बताना चाह रहा हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी। ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी। इन दोनों का सम जो है, इन दोनों की एवरेज b है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, अब सवालों को रगड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर लो जो जो मैंने आपको बताया है। मैं भी एक बार पानी पी लेता हूँ, देन फिर सवालों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। घबराना नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको स्कूल के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद इस टॉपिक को टच कर रहे होंगे। ठीक है, और मेरा मैथ्स को देखने का तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो इन द लॉन्ग टर्म वो तरीका आपको हमेशा मदद करता है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही अप्रोच दी बेस्ट है, जो बुकिश ना हो, फास्ट है, वो चीज़ों को देख पाती है सीधा, हमें कम चीज़ें रटनी पड़ती हैं उसके कारण। ओके जी, if the fourth term of an arithmetic progression is 11 less than the 8th term, what is the difference between 24th and 12th term of that progression? ठीक है, तो जो चौथा टर्म है वो 11 कम है 8वें टर्म से। तो पहले तो मैं बिल्कुल बुक वाले हिसाब से चलूंगा, और वैसे चलना भी मुझे पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन कोई फास्ट तरीके से हो सकता होगा, प्रैक्टिकली उसको देख कर एनालाइज करके वही मैं आपको बताता रहूँगा, दोनों तरीके बताता रहूँगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आप सीधा फॉर्मूलों की मदद से कर लें, बुक वाले तरीके से कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आए उसको आप वैसे हैंडल कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए जी। तो ये बोल रहा है कि जो फोर्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो 11 कम है 8वें टर्म से। तो मैं फोर्थ टर्म लिख रहा हूँ। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d। चौथा टर्म है तो a के अंदर 3 बार d जोड़ेंगे। और 12वां टर्म क्या होगा? 12वां टर्म होगा a प्लस 11d। अच्छा, 8वां टर्म बोला था। 8वां टर्म क्या होगा? 8वां टर्म होगा a प्लस 7d। तो ये 8वां टर्म है, ये चौथे टर्म से 11 ज़्यादा है, तो चौथे टर्म के अंदर अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो 8वां टर्म आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ओके जी, तो देखो दोनों तरफ से a कट जाएगा और इधर आ जाएगा जी 4d इज इक्वल टू 11, तो d इज इक्वल टू 11/4। ओके, अब उसने क्या पूछा है हमसे? उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 24th एंड 12th टर्म। तो 24th टर्म माइनस 12th टर्म, ये हमें करना पड़ेगा। ओके, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चलेगा। तो 24th टर्म है a प्लस 23d। ओके सर, और 12th टर्म है a प्लस 11d। 12वां टर्म है तो 11 बार d जोड़ेंगे, तो ये मैं घटा रहा हूँ, माइनस a माइनस 11d। a से a कट गया, 23 में से अगर 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 12। तो 12d की वैल्यू पूछ रहा है बंदा। तो अगर 4d की वैल्यू 11 है तो 4d का 3 गुना है, तो 11 का 3 गुना 33। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। सिंपल, क्लियर, गेटिंग में? ये सिंपल काम करना था। नेक्स्ट, जो एपी है उसको कोई जादुई तरीके से मत देखो, सिंपली एक सीरीज है, सिंपली एक सीरीज है। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एक सीरीज है जिसके अंदर सेम गैप है ऐसे। ठीक है,
तो उस बंदे ने क्या बोला है, उस बंदे ने ये बोला है, जैसे आपने वो वाले इक्वेशन देखे हैं, देखिए जब हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर किया था कि 5 साल में कोई वैल्यू इतनी हो जाती है, 8 साल में कोई वैल्यू इतनी हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 3 साल में कितना गैप आया। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एपी में होता है, तो ये वैसी ही सीरीज है, तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो उसने हमें बताया कि चौथा टर्म और 8वां टर्म, भैया जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है, इनको ऐसे ना लिख के रोमन में, जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है, इनके बीच में उसने बताया कि 11 का गैप है, वो जो है वो 11 बड़ा है। तो ये 11 का गैप कितने टर्म्स में आया है, 4 टर्म्स में, 4 टर्म्स के अंदर गैप है 11 का। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 12वें और 24वें टर्म में कितने का गैप है, कि 12th में और 24th में कितने का गैप है। भैया यहाँ पर कितने टर्म्स का गैप है, यहाँ पर 12 टर्म्स का गैप है। अगर 4 में 11 का गैप आ गया तो 12 में 11 इंटू 3 33 का गैप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर कि भैया ये है a+3d, पता नहीं इस मौसम में मेरे साथ ऐसा होता ही है। तो भाई बियर कर लो, मैं ऐसे मतलब मैं बीमार हूँ, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बीमार हो के वीडियो बना रहे हो। भाई वीडियो बना रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा वीडियो बना के, बट ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। तो ये अगर हालत होती, बियर कर सकते हो यार, आप लोग स्टूडेंट हो, या आर यू बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, पापा के प्रे या प्री तो नहीं हो। तो देखो ये ए तो दोनों में है ही, ये 3D है, ये 7D है, तो 4D इज इक्वल टू 11। ऐसे ही आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि ये a+11d है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, इसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है a+23d है। इसमें 24 से एक कम डी जुड़े होंगे, इसमें 12 से एक कम डी जुड़े होंगे, तो डायरेक्टली 23 और 11 में ही 12 का ही फर्क होगा, डायरेक्टली 12। तो एक हिसाब से 12 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ये 4 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 11 है, 12 टर्म्स के बीच का 3 गुना है, तो ऐसे ही यहाँ पर कितना होएगा, 12D होएगा। तो 12D की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। मैं दोनों तरीके से आपको बताता चलूंगा, जहां पर भी दोनों तरीके पॉसिबल होंगे। द 12th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ट्वाइस टू द 4th टर्म। सिंपली जो वो बोल रहा है उसको फॉर्मूले में लिख लो। जो 12वीं टर्म है दैट इज इक्वल टू a+11d, और ये डबल है किसका, चौथी टर्म का। चौथी टर्म होती है a+3d ट्वाइस टू द 4th टर्म, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 15th टर्म टू 10th टर्म, तो वो पूछ क्या रहा है 15th टर्म, यानी कि a+14d, और 10वीं टर्म क्या होगी a+9d, इनका रेशियो तो बताएंगे भी, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो इधर है 2a, इधर है a, तो अगर मैं इधर a को ले जाऊं 2a - a इज इक्वल टू, इधर है 2 3 6d, इधर है 11d, 11 में से 6 गया, इधर आ गया 5d, a की वैल्यू है 5d, a और d का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पर क्यों ना मैं a की जगह 5d रख दूँ, और यहाँ पर भी a की जगह 5d रख दूँ, 14 और 5 19d। अब d कट जाएगा ना भाई, 9 और 5 14d, d से d कट गया, 19:14, दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, इसको भी मैं दूसरे नंबर लाइन वाले तरीके से बता सकता हूं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा चीज़ों को, जब आसान की जा सकेंगी तभी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है जी। फाइंड द 20th टर्म, ठीक, सम की बात हो गई। वैसे इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराना चाह रहा था, बट अब ये यहाँ पर रख दिया गया है तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको सारे फॉर्मूले आते हैं ना, तो चलिए जी करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, ए की वैल्यू आपको पता लग गई 2 है। अब अगर डी पता लग जाए तो हमें पूरी सब कुछ पता लग जाए, ठीक है। चलो आगे उसने क्या बताया है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मैं आपको इसको उस तरीके से बता ही दूँ फिर, ठीक है। देखो तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये 5th टर्म है, तो ये बोल रहा है पहली 5 टर्म्स का सम जो है
दैट इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, अगली 5 टर्म, छठी से लेकर 10वीं। इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली 5 टर्म के लिए आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया n/2 फलाना डिमकाना। आप ऐसे मान सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो है, ये अगर x है, पहली 5 टर्म का जो सम है इज 1/4, इसका 1/4 है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये 4x है, इसका 1/4 है। तो पहले 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा? पहले 10 टर्म का सम हो जाएगा 5x, शायद स्कूल में ऐसे ही बताते होंगे। तो पहली 5 टर्म का सम जो है उससे 5 गुना है पहली 10 टर्म का सम, क्योंकि हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो ऐसे लगेगा ना एपी के ऊपर, पहली 5 टर्म का सम, पहली 10 टर्म का सम। एक बार फिर से बताता हूं, पहली 5 टर्म का जो सम है उससे 4 गुना है अगली 5 टर्म का सम। ओके जी, अगर इनका सम x है तो इनका सम है x, 4x। तो इनका सम x है, इनका सम 4x है, तो पूरी 10 टर्म का सम हो जाएगा 5x। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि पहली 5 टर्म का फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, उसको अगर मैं 5 गुना करूंगा तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहली 10 टर्म का सम जो है वो 5 गुना। इससे ऐसे मैं कर सकता हूं, ये दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। आप सिंपली क्या करोगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी एपी की एवरेज अगर आपने निकालनी है, उसका सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी यूज करना सीखो। मिडिल टर्म निकाल सकते हो तो मिडिल टर्म निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है a, और फिफ्थ टर्म क्या होएगा? ये है a, और ये है a प्लस 4d। ये क्या है? ये है a प्लस 5d, और ये क्या है? ये है a प्लस 9d। तो इनका सम क्या होएगा? इनका सम होएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इंटू 5। तो एवरेज क्या होगी इनकी? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या फिर ऐसे सम कर लो, इनका सम हो जाएगा n/2 यानी कि 5/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि 2a प्लस 4d। n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसे ही किया था। इनका सम क्या हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा कितने टर्म से? एक और बात, अगर पहले 5 टर्म लिख के मैं एक एपी बनाऊं, इसके अंदर 3 और 4 7 और 4 11 और 4 13 और 4 17 और 4 21, मान लो पहले 3 टर्म से एक एपी बन रही है, तो अगले 3 टर्म से भी एक एपी ही बनेगी। इनमें भी 4 4 का ही गैप है। किसी भी एपी के टर्म कहीं से भी उठा लिए तो वो एपी ही बनेगी, वो समांतर श्रेणी ही रहेगी, कहीं से भी उठा लो। तो छठे टर्म से लेकर 10वें टर्म तक भी एक एपी ही है। तो अगर आपको सिर्फ इनका सम चाहिए तो मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है इस एपी की, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा? तो 5 ही टर्म है, तो 5/2 इंटू एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2a प्लस 14d। क्लियर है? और उसने ये बताया है कि इनका जो सम है वो 4 गुना है इनके सम से, तो यानी कि अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? ए की वैल्यू गिवन है, मुझे पता है, अभी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8a, तो अब मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बिकॉज a इज इक्वल टू 2, इससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैं 2 को पुट करूँ तो 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16d इज इक्वल टू, a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4 प्लस 14d, 14 इधर आएगा, 2d इज इक्वल टू 16 उधर चला जाएगा -12, तो d इज इक्वल टू -6। घटती हुई एपी है, घटती हुई एपी है। फिर ऐसा होना चाहिए था क्या? सम ऑफ फर्स्ट 5 वन पड़ता था, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? लेट्स सी, दर्शाइए कि, अच्छा हिंदी में ऐसे आ गया, दर्शाइए कि 20वां पद 112 है। मैंने एक क्वेश्चन बनाए थे, छोड़ो बाद में चेंज करूंगा। 20वां पद क्या है ये बताना था। 20वां पद है, तो 20th टर्म क्या होगा? तो 20th टर्म विल बी a प्लस 19d। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है फिर भी वो, हाँ ठीक है समझ गया। तो a प्लस 19d, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -114, तो दिस विल बी -112।
ऑप्शन सी। ये 20वां पद 112 लिख दिया। देख लो, टाइपिंग वाले ऐसे फंसवा देते हैं मैथ के मास्टर को। उनको ये नहीं पता कि एक प्लस माइनस से जज्बात बदल जाते हैं। नेक्स्ट बताओ भाई, उसको एक बार उस क्वेश्चन में कुछ उस दूसरे तरीके से मैं बता सकता था बेटर। फर्स्ट टर्म 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट 4 गुना, ठीक है, बेस्ट है। नेक्स्ट, in an AP if mth term is n and the nth term is m where m is not equal to n find the pth term। ठीक है, देखते हैं। तो अब मान लो ये क्वेश्चन मैं पढ़ूं तो क्या मुझे रास्ता दिख जाएगा कि ऐसे ऐसे? नहीं दिखेगा, मैं जस्ट इसको फॉलो करूंगा कि mth टर्म n है तो ठीक है। mth टर्म क्या होता है? अगर mवां टर्म निकाल रहे हो तो एक कम बार d जोड़ दोगे a के अंदर, तो a प्लस m माइनस 1d, इसकी वैल्यू है n। जो mवां टर्म है वो n है, ओके जी। और जो nवां टर्म है a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म है वो है m है, जो nवां टर्म है वो m है, ठीक है। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे और क्या ही कर सकते हैं बताओ। तो ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूँ a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n। नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ a प्लस एन डी सवाल है ये, माइनस डी इज इक्वल टू m। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, है ना। तो स्कूल की तरह साइन बदल लो। a में से a गया तो ये हो जाएगा m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। अब उसने ऐसे क्यों बोला था कि m इज़ नॉट इक्वल टू n? क्योंकि अगर m जो है n के इक्वल हो जाएगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो से जीरो काट नहीं सकते, हमें कुछ वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसलिए उस भाई ने बताया था। अब d की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि ये m माइनस एन है, ये n माइनस एम है। इसको माइनस, इससे अगर इसको काटोगे तो -1 आएगा, d इज इक्वल टू -1, ओके। अब d की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसने मुझसे पूछा है कि p वाला टर्म बताओ, तो p वाला टर्म बताने के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्या? a और d। तो d तो मुझे मिल गया, अब a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? इसको कहीं ना कहीं पुट कर दो, d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। सपोज मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो a, d की वैल्यू -1, तो इनके साइन बदल दूँ, -m प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ये a की वैल्यू हो गई। क्लियर है? ओके जी। अब बता देते हैं p वाला टर्म। तो p वाला टर्म होएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1, ये रही, और d की वैल्यू है -1। d की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -p प्लस 1, तो -1 से +1 गया, दैट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस p। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट ये देखता हूं बताओगे कि नहीं। एनसीईआरटी का सवाल है, इसको कई तरीके से बताया जा सकता है, बट मैं आपको इसका यूनिवर्सल तरीका ही बताऊंगा क्योंकि वो भी लेंदी है नहीं। देखो, बढ़िया मज़ेदार तरीका है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दिस रेशियो। तो सम ऑफ n टर्म्स, तो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग a है, अलग अलग d है। ठीक है, तो जो पहले वाली AP है, एक AP के लिए मैंने मान लिया कि ये A है और ये D है, और जो अलग एक AP है उसके लिए मैंने मान लिया कि ये A है और ये D है। A और D मैंने अलग अलग ले लिए। ठीक है, तो इसने बोला n टर्म्स के सम का ये रेशियो। तो पहले वाली AP के लिए n टर्म्स का सम क्या होगा? n/2 इंटू 2a, यानी कि 2a1 प्लस n-1, n टर्म्स है n-1 इंटू d1। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस मैंने d1 मान रखा है। दूसरी वाली AP के लिए क्या होगा? n/2 इंटू 2a2, फर्स्ट टर्म मैंने a2 मान रखा है, प्लस n-1 इंटू d2। इसका रेशो बताया है भाई ने 3n। मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल से भी कर सकता था, बट वो यूनिवर्सल नहीं है, एक आधे क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, वो मेथड हम नहीं यूज़ करेंगे। और ये दूसरी स्टेप में ये उत्तर आपका आ जाएगा। इसमें दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट आएगा, देखना। तो इस चीज़ की वैल्यू है ये, ओके। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो पहले वाली AP का 12th टर्म क्या होगा? वो होएगा A1
प्लस 12वां टर्म निकालना है तो 11 बार डी जोड़ोगे। ओके, दूसरी वाली एपी का 12th टर्म क्या होगा, A2 प्लस 11D2, उसका फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, क्या करूं इसके साथ, बिकॉज इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो क्या करूं कि इसकी वैल्यू निकले। थोड़ा सोचो, कुछ है मामला। हिंट देता हूं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2A1 प्लस 22D1, 2A2 प्लस 22D2। अब इनको देखो, रिजेंबल करवाओ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी 2A1 है, यहां पर भी 2A2 है, n-1 की जगह 22 है। अगर मैं n की वैल्यू 23 रख दूं, यहां पर भी 22, यहां पर भी 22, तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 23 रख दूं, यहां पर n की वैल्यू 23 रखते ही ये जो चीज़ है यही बन जाएगी ना, 2A1 प्लस 22D1, 2A2 प्लस 22D2। अरे यही तो निकालना है, तो n की वैल्यू 23 रख दूं यहां पर दोनों जगह, तो ये तो बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, देखो 23 थी ये 69 प्लस 8, 23 7 161 प्लस 15, ये हो जाएगा 77/5 176। किससे कट रहा है, 11 से, 11 7 11 से जाएगा 16 पर, 7:16 ऑप्शन है। एक बार फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, जॉब लग के पेंशन लेनी है, ठीक है। पेंशन और पेंशन में से एक ही मिलेगी। देखो, उसने बताया कि 2 एपी हैं, दोनों के एन टर्म्स का अगर मैं सम करूं तो उसका ये रेशियो है। ओके जनाब, तो एन टर्म्स का सम का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नीचे वाले का भी फॉर्मूला लगा दिया, ये रेशियो उसने बता रखा है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये चीज़ इक्वल टू दिस है। फिर उसने जो चीज़ पूछी है, उसने बोला 12वें टर्म्स का अनुपात ज्ञात करो। मैं कहा ठीक है, तो 12वें टर्म्स का हमने अनुपात ज्ञात किया। फिर हम यहाँ पर A1 A2 है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इससे ऐसा बन जाए, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता चला कि अगर मैं n की वैल्यू 23 रख दूँ तो इसकी जगह ये बन जाएगा और इसकी जगह ये बन जाएगा, तो यही तो चाहिए मुझे, कर दिया हमने, ऑप्शन है। ठीक, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा दूं आपको, ये लो होमवर्क हो गया ये आपका, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका ना, HW है, बिकॉज बिल्कुल डिट्टो चीज़ है, मैं ऐसे वीडियो में नहीं करवाऊंगा आपको। जब बोर्ड की ये मिलेगी PDF, तो उसमें इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको दिखेगा, आप रोक के कर लो। नेक्स्ट बताओ भाई, जो भी HW है उसको ऑन द स्पॉट किया करो, अगर ना समझ में आए तो तुरंत आपके ऐप में जो बोर्ड की PDF है उसमें देख लिया करो। The sum of 4th and 12th terms of an arithmetic progression is equal to sum of 12th, 16th and 18th term। ये बोल रहा है कि अगर मैंने 4th टर्म के अंदर 12th टर्म जोड़ी तो वो बराबर निकली 12th, 16th और 18th के सम के, है ना। ओके जी, तो 12th टर्म तो दोनों जगह है, हमने ऐसे ही काट दी। ओके, तो 4th टर्म क्या होगी, 4th टर्म होगी a प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू a प्लस 15d प्लस a प्लस 17d, 18वां टर्म 17d, a से a कट गया। ओके जी, इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस 3d को भी उधर भेज दूं, 0 इज इक्वल टू a प्लस, अच्छा 3d को उधर भेज दूं, या फिर मैं ऐसे करूं कि 3d को काट के इधर 12d लिख दूं, है ना, 3d काट दिया मैंने यहाँ से, 17 और ये कितना हो जाएगा 29d, a प्लस 29d इज इक्वल टू 0। अब वो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन शुड नेसेसरीली बी 0, तो प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 0 होना चाहिए। तो ये जो है ये आपको पता लग रहा है ना, 30th टर्म है, 30वें टर्म को कैसे लिखोगे, a के अंदर 29 बार d जोड़ोगे और उसकी वैल्यू 0 है इसके हिसाब से, तो यानी कि 30वां टर्म 0 होएगा, गारंटी है। कोई और टर्म 0 है नहीं है हमें पता नहीं, पर 30वां टर्म तो 0 है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एपी के क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं घबराना है कि ये मैं कैसे बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ जाए ये कैसे बताना है तो बता दो, नहीं समझ में आए तो सिंपली जो भाई साहब ने बता रखा है एग्जामिनर ने उसको फॉलो कर लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक, ये एल्जेब्रा का पोर्शन है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर है एलजेब्रा की ब्रांच के अंडर आता है। तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें कई बार डायरेक्ट नहीं दिखता रास्ता, हम फॉलो करते जाते हैं, रास्ता दिखता जाता है। तो डरना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। करो ये। If the sum of first 12 terms of an arithmetic progression is equal to sum of the first 28 terms of the same progression, what is the sum of first 40 terms? पहले 12 पदों का योग उसी समांतर श्रेणी के पहले 28 पदों के योग के बराबर है। तो पहले 40 पदों का योग क्या? वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, बाद में डायरेक्टली बताऊंगा, पहले करके देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जा सकता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली करके देखते हैं। पहले 12 टर्म्स का सम क्या होएगा? तो वही फॉर्मूला लगा दें, 12/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 12 है n तो 11d इज इक्वल टू सम ऑफ 28 टर्म्स यानी कि 28/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 27d। ये उसने इक्वल बताया। अब उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, यानी कि वो भाई साहब पूछ रहा है फर्स्ट 40 टर्म्स का सम, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। चलो 2 से 2 गया, 4 3 12, 4 7 28, ओके जी। इट इम्प्लाइज दैट 6a प्लस 33d इक्वल टू 7 दूनी 14a प्लस 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 189d, ओके। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा, जनरली मैं चीज़ों को पॉजिटिव रखता हूँ, 14a को इधर आऊँगा तो -8 है, इसको मैं उधर ले गया तो उधर आ जाएगा 8 है, उधर वाली चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ बस। और इसको भी उधर ले जाऊँगा तो ही पॉजिटिव होएंगी चीज़ें, प्लस 156d इक्वल टू 0, ओके जी। इसमें से कुछ कट सकता है डेफिनेटली, 8 तो नहीं 4 कट सकता है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 नहीं में 36, तो इट इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से कुछ मिला नहीं मिला कुछ, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ से कुछ मिला नहीं मिला, फिर हम देखेंगे पूछ क्या रहा है भाई है? तो देखो अभी दोगलापन उतारते हैं क्वेश्चन का। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो फर्स्ट 40 टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 40/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 40 - 1 39, वो ये पूछ रहा है। और ये देखो यही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, ये देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, अगर पहले p टर्म्स का सम पहले q टर्म्स के बराबर हो तो p प्लस q टर्म्स का सम 0 होएगा। पहले 12 टर्म्स का सम पहले 28 टर्म्स के बराबर है, तो 12 प्लस 28 40, हमेशा वो 40 का ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि हम उसी का बता पाएंगे और कुछ हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। ये मत सोचना कुछ और पूछ लेगा तो, वो ऐसी चीज नहीं पूछ सकता ना जो हम बता नहीं सकते, ऐसे ही पूछेगा जो हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एपी के अंदर कि 12 टर्म्स का सम अगर 28 टर्म के बराबर है तो 12 प्लस 28 40 टर्म का सम इसके बराबर होएगा 0। ऐसे पूछेगा कि 10 टर्म का सम पहली 20 टर्म के सम के बराबर है, तो 10 और 20 पहली 30 टर्म का सम 0 हो जाएगा फिर, ठीक। मैं सीरीज बना के इसमें और डीप जा सकता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है ना। टाइम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उससे हमें फ़ायदा हो। नेक्स्ट ये बताओ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP आर नीडेड टू गिव द सम -25, कितनी टर्म्स चाहिए -25 सम देने के लिए? तो ठीक है, ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था ना। A क्या है, तो A इज इक्वल टू -6, और D क्या है, D क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास एक सीरीज है तो D कैसे निकालोगे, अगले टर्म में से पहले वाला 13 - 10 कर दो, या फिर 16 - 13 19 - 16 कैसे भी कर दो, तब D आएगा, है ना। पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आता है। तो D निकालने के लिए मुझे ये जो सेकंड टर्म है यानी कि -11/2 में से मुझे घटाना पड़ेगा पहला टर्म, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो यह है 12/2 11/2 यानी कि 1/2, तो D इज इक्वल टू 1/2, ये 5.5 था,
नेगेटिव का तो 0.5 1/2। तो कितनी टर्म्स मिलकर सम जो है -25 देंगी, तो फॉर्मूला रख देते हैं। तो मैंने मान लिया कि n टर्म्स मिलकर देंगी, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू 2a यानी कि -12 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटू d, n की वैल्यू ही निकालना है। तो n टर्म्स ने मिलकर हमें सम दे दिया -25, ये हम कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो इस 2 को मैंने इधर भेज दिया, ये हो गया -50। ठीक है, अब ये अंदर वाला 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा n इंटू -24, नीचे अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस नीचे बटे में 2 आएगा, उसको भी मैं ऊपर भेज दूंगा, प्लस n-1। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नीचे बटे में 2 आएगा, ये 2 मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 2 इंटू -12 प्लस दिस बटे में 2 आएगा, उसको भी मैंने उधर भेज दिया, इज इक्वल टू -100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। इट इम्प्लाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर n इंटू n-25 इज इक्वल टू -100। या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, मैं ऐसे टाइम पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के भी वही करना पड़ेगा बनाने के बाद भी जो अभी हम करेंगे। देखो, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। कौन से 2 नंबर का, n का और n-25 का। इन दोनों के बीच में या तो इन दोनों का सम पता चलेगा या इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। तो n और n-25 का हमें डिफरेंस पता है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 है। तो 2 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है -100, उनका डिफरेंस 25 है, तो इस 100 को तोड़ लो। अगर आपको दिख रहे हैं तो बढ़िया बात है, 20-500। अगर नहीं दिख रहे तो डिफरेंस या सम में से एक बार कोई भी नंबर काट दो, 5-5 25, वो नंबर 2 बार यहाँ से काट दो, तो 5 को अगर मैं 2 बार यहाँ से काटूंगा यानी कि 25 को काट रहा हूँ -4। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब दिख रहे हैं तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो इसको हम तोड़ पाए 20-500, लेकिन प्रोडक्ट है -100 यानी कि एक नेगेटिव होएगा, एक नेगेटिव होएगा, और डिफरेंस 25 है, तो 25 डिफरेंस करने के लिए अगर मैं 20 को -20 कर दूं, इसको माइनस कर दूं, इसको पॉजिटिव रखूं, तो भी 25 का डिफरेंस होएगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर। या फिर अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको माइनस कर दूं, इसको पॉजिटिव रहने दूं, तो भी 25 का फर्क होएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि -20 और 5, 25 का फर्क है। यहाँ पर क्या हुआ, -5 और 20, तो भी 25 का फर्क है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की रूट ये भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि आप सिर्फ इसको एक वे में तोड़ लो, -20 और 5, सिर्फ ऐसे तोड़ लो। अब -20 वैल्यू इसका भी हो सकता है, आप ये बोलो कि भैया n-25 छोटा है तो मैं उसी को माइनस दूंगा, नहीं, यहाँ पर उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप n को -20 दे दो, ये 5 हो जाएगा, एक बार n को 5 दे दो, ये माइनस, छोड़ो फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। या फिर हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा, ना, हाँ छोड़ो, रब जो मैंने आपको बताया उसको रब कर दो। ऐसे ही देखते हैं कि जो माइनस का साइन है, हम या तो इसको दे सकते हैं तो भी 25 का गैप हो जाएगा, प्रोडक्ट -100 हो जाएगा, या फिर माइनस का साइन इसको दे सकते हैं। तो n की वैल्यू -20 तो नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इस AP के -20 टर्म्स का सम क्या है। -20 टर्म्स क्या आप -20 केले खा सकते हो? नहीं, या केले अंदर से निकालोगे क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो सर ये कैसे हो गया कि 5 टर्म्स का सम भी 20, 5 टर्म्स का सम भी उतना ही है और 20 टर्म्स का सम भी उतना ही है? ये मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो 15 में 4 गया, 11 में 4 गया, 7 में 4 गया, 3 में 4 गया, इसमें 4 गया, इसमें 4 गया, मैं 4 घटा रहा हूँ। ऐसी AP है जिसका सम ऑफ टर्म्स, जिसका D जो है वो नेगेटिव है, -9, -13। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसके आगे नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ टर्म्स का सम को, ये मैं कैसे, मेरे को एक एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, एक बार मुझे सोचने दो बस। इतने टर्म्स का सम भी उतना ही करना है, इतने टर्म्स का सम भी उतना ही करना है, इसको हमें जीरो करना पड़ेगा बीच में, है ना, इतने का भी उतना। अगर मैं ये बोलूँ कि इतने इतने टर्म्स का सम भी वही है, और चाहे इतने टर्म्स ले लो उनका सम भी वही है, यानी कि इनका सम जो है वो जीरो है, ये सिंपल सी बात हुई है। यानी कि इनका सम जीरो होएगा तो इसमें आधे नेगेटिव होंगे, आधे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ 7 और 3 10 और 11 21, 5 और 1 6, और 9 15 13 28 नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कोई एपी बनाऊँ फिर, इसमें कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, 7 और 3 10 को तो अभी बना देते हैं भाई। मान लो -7 में से मैं कितने घटाऊँ, मान लो 5 गए 2, इसमें मैंने 5 जोड़ दिए, फिर इसमें 5 जोड़ दूंगा 3 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 और 3 11, 7 और 2 9, इसमें 5 जोड़ दूंगा 13 आ जाएगा, इसमें 5 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 12, 7 और 2 9 और 12, इस 8 और 3 11 और 13 नहीं बन रहा, बट ठीक है कोई नहीं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा एग्जैक्ट मैं एपी नहीं बना पा रहा, बट आप समझ जाओगे इतना मुझे पता है। मान लो इनका सम जो है, इनका सम क्या है, -29 है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि इतनी टर्म्स ली फिर भी सम -29 ही आया, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, इतनी टर्म्स ली, उनका जो सम है वही सम है इतनी सारी टर्म्स का, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि जब इन सारी टर्म्स का सम जीरो हो। भाई इनका सम कुछ भी था, उसके अंदर सिर्फ जीरो जुड़ा, तो यहां पर भी इतना ही रहेगा, तो इनका जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है, कुछ टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, कुछ टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, कुछ टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 8 और 3 11 है, ये 7 और 2 9 है, मैं बस एग्जैक्ट ये नहीं बना पाया कि यहाँ पर भी उतना ही बन जाए, यहाँ पर भी उतना ही है, बट आप समझ गए, यहाँ पर भी 11 यहाँ पर भी 11 बनाया जा सकता है। तो ऐसे है कि 5 टर्म्स का भी जो सम है, पहली 5 टर्म्स का जो सम है और पहली 20 टर्म का जो सम है वो सेम ही है। कैसे, यही था ना क्वेश्चन कि कितनी टर्म्स चाहिए -25 सम बनाने के लिए, तो पहली 5 टर्म ले लो या पहली 20 टर्म ले लो, -25 बन रहा है, यानी कि अगली जो ये 15 टर्म्स हैं इनका सम है 0, इनमें कुछ टर्म पॉजिटिव है कुछ टर्म नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर भी -25 सम बन रहा है, तो 20 टर्म का भी -25 सम बन रहा है। क्लियर है, समझ गए भाई, इतनी डिटेल में समझने की जरूरत थी नहीं, बट ये डाउट आ जाता है बच्चे के मन में कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है। इक्वेशन ट्राई करो भाई। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, देखो इसने बताया इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस, पहली n टर्म्स का सम ये है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो पहली 1 टर्म का सम आ जाएगा। ये एक, मैं अगर आपको ये बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम ये होता है, ये आपको पता है, ओके। तो पहले एक नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रख दो ये पहले n नेचुरल नंबर लिख लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले एक नेचुरल नंबर का सम क्या निकला 1, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम क्या निकलेगा, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम, n की वैल्यू 2 रखोगे
2 इंटू 2+1/2 ये हो जाएगा 3। तो पहले 2 का सम देखो 3 निकला। ऐसे ही पहले 3 का सम मैं इससे निकाल सकता हूँ। तो ऐसे ही वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पहले एक टर्म का सम, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है एपी का, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो पहले एक टर्म का सम यानी कि पहला टर्म ही आ जाएगा, वो तो पहले एक टर्म का सम पहला टर्म ही आ जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, यानी कि 3 + 5/2 = 4। ए मिल गया हमें, ठीक है। पहले दो टर्म का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये है SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n की वैल्यू 1 रखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या होता है, ये होता है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, ठीक है। देखते हैं क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। 4 × 12, n की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, प्लस 5 दूनी 10 बटे में 2, ये हो जाएगा 22/2 11। तो भैया इसकी वैल्यू है कितनी, 4 पहले टर्म की, ओके। तो A2, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7। अब हमें AP मिल गई, AP ये है 4, दूसरा टर्म है 7। अब कई बच्चे दूसरे टर्म को 11 मान लेते हैं, नहीं, ये पहले दो टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म प्लस दूसरा टर्म। दूसरा टर्म 11 नहीं है, दूसरा टर्म तो 7 है। तो 7 और 3 10 एंड सो ऑन। A और D चाहिए बस। अब D क्या है, क्या जुड़ रहा है दूसरा टर्म लेने के लिए, 3, यानी कि D = 3। अब ये दो ही तो चीज़ें चाहिए थी, A और D, और क्या चाहिए, वो कुछ भी पूछ ले। व्हाट इज द 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या है, अभी देखो 10th टर्म होएगा A, यानी कि 4 + 9D, 10वां टर्म है तो 9 बार D, तो 9 × 27, 27 और 4 = 31, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। खत्म बात, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, सिंपली वो एक फॉर्मूला बता रहा है आपको। अब इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके आपको दिखाऊंगा। मैं आपको हिंट दूंगा, आपका काम है कि मेरे से पहले आप वो मेथड कैच करेंगे। देखो, व्हाट इज द 10th टर्म, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एपी के 11 टर्म्स का सम बताओ, तो एपी के 11 टर्म्स की एवरेज क्या होती है। अगर आपको किसी चीज़ की एवरेज पता चल जाए कुछ वैल्यूज़ की, तो क्या उनका सम बता सकते हो। अगर 10 वैल्यूज़ की एवरेज पता चल जाए तो क्या उनका सम बता सकते हो, बता सकते हैं। तो सम से इजीली अगर एवरेज निकलती हो, तो एपी में अगर 11 टर्म है तो उनकी एवरेज क्या होती है, 11 टर्म है तो बीच में कौन सी टर्म आएगी, 11 + 1/2, 12/2, छठी टर्म बीच में होगी। छठी टर्म के 5 टर्म इधर, 5 टर्म इधर, एवरेज में हमने ये सब समझाया। अगर मैं 11 टर्म का सम पूछूं तो सम की बजाय छठी टर्म निकाल लो, यानी कि एवरेज निकाल लो और गुणा में 11 कर दो। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि 10वीं टर्म क्या है, तो कितनी टर्म्स की एवरेज, कितनी टर्म्स हो एपी में ताकि उनकी एवरेज 10वीं टर्म हो। तो अब मैंने बता ही दिया, अब कर लो भाई, मेरे बताने से पहले करो। अब मतलब हिंट कुछ ज़्यादा ही हो गई, अब करो, पॉज करके करो। तो ये 10th टर्म है, ये 10th टर्म है। इससे पहले कितनी टर्म्स हैं, 9, इसके बाद भी ले लो 9 है। तो अगर 19 टर्म्स होंगी, 19 टर्म्स, 9 और 9 18 और 1 19, 19 टर्म्स की जो एवरेज होएगी वो क्या होएगी, 19 + 1/2, 10th टर्म। वो 10th टर्म पूछ रहा है, तो मैं 19 टर्म्स का सम निकाल लूं, सम ऑफ 19 टर्म्स। तो 19 टर्म्स का सम आ जाएगा, वो 10th टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म 19 टर्म्स की एवरेज होती है। हाँ जी सर, 19 का सम मेरे लिए निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि उसने सम का फॉर्मूला दे रखा है। तो उसने दे रखा है 3n² + 5n/2 है, या फिर आप ऐसे देख लो, चलो मैं सिंपल ही रखता हूँ। तो 3n² + 5n/2, यहाँ पर 19 रख दो, 3 × 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 पंजे 95 कर लो बटे में 2। ये सम ऑफ 19 टर्म्स है। मुझे तो एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए तो क्या है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। 19 वैल्यूज हैं, उनकी एवरेज 19 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10th टर्म है, ठीक है। तो काटा पीटी कर लो, 19 पंजे 95, 19 19
19 × 57 और 5 62/2 31। ठीक है, उसने मुझे सम का फॉर्मूला दिया और उसने बोला कि एक टर्म बताओ। मैंने ये देख लिया कि ये जो टर्म है जो उसने पूछा है ये कितनी टर्म्स के सम की एवरेज है। ये मैंने उनका सम निकाला और एवरेज निकाल दी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, उसी तरह का मामला है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब की बार उसने जो फॉर्मूला बताया उसने बताया कि जो केवी टर्म है, जो केथ टर्म है वो ये है, तो पहली टर्म मिल जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, खत्म बात। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि पहली टर्म यानी कि A1 क्या होएगी, तो 5 एकम 5 और 1 6। दूसरी टर्म क्या होएगी, अब यहाँ पर सम ऑफ टू टर्म्स नहीं है, सिर्फ सीधी दूसरी टर्म मिल रही है, 5 दूनी 10 और 1 11, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 5, 6 और 5 11, दो टर्म्स का डिफरेंस। अब वो बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, तो बता दो n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 6 12 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 5, ये हो जाएगा n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू n/2 इंटू 5n प्लस 7। यही है n/2 इंटू 5n प्लस 7। या फिर कैसे भी कर लो यार, इन क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हो। हमें एन टर्म्स की एवरेज निकालनी है, तो एन टर्म्स की क्या निकालनी है, सम निकालना है, तो वो हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें 1 रखो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6, 1 रखोगे तो k की जगह, और nth टर्म क्या होगा, k की जगह n रख दो, 5n प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6 प्लस 5n प्लस 1, तो 5n प्लस n/2 इंटू 5n प्लस 7 सीधा आ गया। देखो इतना कुछ करना नहीं पड़ा, तो आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। मैं हर तरह के क्वेश्चन से आपको टच करवा रहा हूं। एपी को थोड़ा सी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे एपी के, और जीपी और एचपी के दोनों को मिलाकर भी एपी के बराबर शायद नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के इनकी वेटेज है। ये बताओ, अब एक और अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ मैं आपको एपी के अंदर, मतलब एक और अंडरस्टैंडिंग जो मैं दे चुका हूँ उसी को और अच्छे से यूज़ करेंगे। एपी क्या है, एपी जस्ट ऐसे नंबर हैं जिनमें सेम गैप, आज मैंने ये एग्जांपल भयंकर बार ले दिया है ना, ठीक, जिनमें सेम का डिफरेंस है, एक ऐसी सिंपल सी सीरीज है। और हमें एक बात पता है कि एपी की अगर एवरेज निकालनी है तो फर्स्ट प्लस लास्ट की एवरेज निकाल लो, ओके जी, सेकंड या सेकंड लास्ट की एवरेज निकाल लो, ओके जी, या फिर मिडिल टर्म भी एवरेज के बराबर है, ओके जी। हिंट दे रहा हूं मैं, अब करो इसको। तो 3a, b, c, 17 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड a प्लस b प्लस c। तो ये एक एपी है, तो इस एपी की एवरेज क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। और एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी कर सकते हो, और एवरेज जो है वो मिडिल टर्म के बराबर भी होती है। इस एपी की मिडिल टर्म क्या है, b, तो b की वैल्यू मिल गई ना 10। अगर b की वैल्यू 10 मिल गई तो मुझे एक बात बताओ, अब आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत है क्या, क्या उसने a की वैल्यू पूछी है इनका सम? अरे भाई ये तीनों भी तो एक एपी ही बना रहे हैं, ये भी तो एक एपी ही बना रहे हैं। एपी के कोई भी अगर आप लगातार टर्म उठाओगे वो भी एपी ही बनाएंगे, उनमें भी सेम गैप होएगा। तो एक एपी है 3 नंबर्स की जिनका बीच वाला अगर 10 है तो उसका सम क्या होगा, बीच वाला 10 है, तो यानी कि यहाँ पर जो एपी बन रही है उसकी एवरेज भी 10 है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो अगर एवरेज 10 है तो 3 टर्म है तो 30 हो जाएगा सम, खत्म बात, इसमें पेन ही नहीं उठाना। और अगर मान लो आपने ये इस तरीके से नहीं किया तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे राम, जैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखिए, दया हे माँ, ऐसे हो जाते हैं बच्चे। तो मेरे भाई आप सीख रहे हो, अगर आप पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट कर जाओगे फिर सीख क्यों रहे हो, फिर सीखने तो सीख रहे हो इसका मतलब कई चीज़ें बढ़िया कर जाओगे, आप खुश होगे क्या, अरे सर देखा आपने जो तरीका किया उसी से कर डाला है।
और कई बार क्या होएगा कि आप लेंदी वे से चले जाओगे तो कोई इसमें ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं तो सर लेंदी वे से चला गया। अरे आपने एक्सप्लोर की थोड़ी सी चीज़ें, अब ये भी सीख लो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चिल होकर पढ़ाई करनी है, बिना वजह की टेंशन मत लो। मैं इस तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप ईमानदार हैं जॉब नहीं रुकनी आपकी। बहुत छोटी चीज़ है जॉब, आप ये चीज़ें पढ़ा पाओगे, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन आपका तैयार हो रहा है, आप ये चीज़ें पढ़ा पाओगे, जॉब तो है ही है। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, एक आधी चीज़ें निकल आए नहीं निकल आए तो इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ। If the sum of first 11 terms of an arithmetic progression is 231, what is the sixth term? तो पहले तो इसको बुकिश लैंग्वेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 टर्म्स का सम यानी कि 11/2 इंटू 2 है, तो स्टैंडी 231। ओके जनाब, तो 11 से मैं इसको काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 2 से इसको काट देते हैं तो a + 5d इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा, नहीं 2 से मैंने इसको काट दिया तो ये तो 21 ही होगा। ठीक है, अब मुझे तो ये मिला है और कुछ तो मिला नहीं। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म? तो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, सिक्स्थ टर्म होगी a + 5d। अच्छा, उसने यही पूछा है, जो निकल आया उसकी इन्फॉर्मेशन से उसने यही पूछा है। वो पूछ भी वही सकता है जो क्वेश्चन से निकाल सकते हैं हम, लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी भैया। 11 टर्म्स हैं, एक एपी के अंदर 11 टर्म्स हैं, तो इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी एवरेज होगी 11 + 1/2, सिक्स्थ टर्म। ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एवरेज टॉपिक के अंदर दे चुका हूँ। किसी को ये अंडरस्टैंडिंग हल्की लग रही है, उसकी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज के अंदर जहाँ पर मैंने एवरेज ऑफ एन एपी करवाया है वो देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग की है मैंने वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए दोबारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बढ़िया तरीके से टाइम दे चुका हूँ, हर तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 11 टर्म्स होंगे। अगर n टर्म्स हैं, एक बार बेसिक फिर से बता देता हूँ, n टर्म्स है किसी एपी के अंदर, तो जो मिडल टर्म है वो कौन सा होता है, मिडल टर्म की पोजीशन हमें पता लग जाती है, वो है n + 1/2 पोजीशन पर मिडल टर्म होता है। अगर 11 टर्म है तो मिडल टर्म की पोजीशन है 11 + 1/2, सिक्स्थ पोजीशन पर मिडल टर्म होएगा। कई बार मिडल टर्म 5.5 पोजीशन पर होता है, यानी कि 5वें और 6ठे टर्म के बीच में होता है। 5वें और 6ठे टर्म की एवरेज लेनी, तो यहाँ पर सिक्स्थ टर्म, तो ये जितने भी टर्म उसने बताए हैं उनकी एवरेज है सिक्स्थ टर्म। उनकी आप एवरेज निकालोगे तो 6 टर्म के बराबर होगी, और इसीलिए उसने सिक्स्थ पूछा है, और कुछ वो पूछ भी नहीं सकता। तो जस्ट उनकी एवरेज निकाल लो, 11 टर्म से 11 से डिवाइड कर दो 21। हमें एक बात पता है कि 11 टर्म्स का सम इतना है, तो एवरेज 21 है। 11 टर्म्स की एवरेज 21 है, और हमें इतना ही पता है कि इन 11 टर्म्स की जो एवरेज है वो 6ठे टर्म के बराबर है। 6ठा टर्म जो भी है वही 11 टर्म्स की एवरेज है, यानी कि 6ठा टर्म 21 है। ठीक, समझ रहे हो क्या कर रहा है वो? व्हाट इज दैट गाय डूइंग? देखो, इफ द 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ दैट एपी? देखते हैं। मैं पहले नॉर्मली ये जो भी बता रहा है उसको रिप्रेजेंट करके देखता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा अगर होगा तो। इफ़ 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, तो 10th टर्म 12 है, यानी कि a + 9d = 12, ये बताया। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स? पहली 19 टर्म्स का सम। अच्छा हाँ, समझ गया मैं क्या, ये बताता हूँ दूसरे तरीके से बात। 19 टर्म का सम 19/2 इंटू 2a + n - 1, 19 - 1 18d। तो ये देखो, इसका एग्जैक्टली डबल है कि नहीं? तो बस ठीक है, 19/2 इंटू a + 9d की वैल्यू है, a + 9d के डबल की वैल्यू होगी 12 × 2, 19 × 12, तो 19 दूनी 38, यूनिट डिजिट 228, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे तरीके से उसने बोला है सम ऑफ 19 टर्म्स, सम ऑफ 19 टर्म्स,
तो ठीक है, तो एवरेज ऑफ 19 टर्म्स, एवरेज ऑफ 19 टर्म्स क्या होगी? एवरेज ऑफ 19 टर्म्स इज इक्वल टू 19 प्लस 1/2th टर्म। 19 टर्म्स की जो एवरेज है वो इस वाले टर्म के बराबर होगी, यानी कि 10th टर्म के बराबर होगी। तो 10th टर्म क्या है? 10th टर्म 12 है, यानी कि 19 टर्म्स की एवरेज 12 है। अगर एवरेज 12 है तो सम क्या होगा? 19 इंटू 12। सीधा आप यहाँ पर पहुँच गए, 19 इंटू 12 228। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, if the ninth term of an AP of an arithmetic progression is 13 and the sum of 13th term is 130, what is the 14th term of that progression? 14वां टर्म क्या होगा? पहले तो नॉर्मली कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाएंगे। 9वां टर्म 13 है, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 13। ओके जी। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, पहले 13 टर्म्स का सम, तो 13/2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 12d इक्वल टू 130। ठीक, अगर मैं 2 से यहाँ पर काट दूंगा तो a प्लस 60 इक्वल टू 10। तो अपने पास क्या आ गई? अपने पास दो इक्वेशन आ गई। और जब भी ये AP वाला टॉपिक हो तो जो दोनों इक्वेशन है उनमें जनरली a ऐसे मिलेगा। तो सिंपली ये देख लिया करो कितने d का गैप है? 2d का गैप है, तो 2d इज इक्वल टू वो कितना बड़ा है? 3। तो d इज इक्वल टू 3/2 या फिर 1.5। ओके सर। नेक्स्ट, अगर आपको d की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू भी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। d की वैल्यू है 3/2, तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 3/2 तो 2 3 6 9, तो a इज इक्वल टू 1 है। इसके अंदर d इज इक्वल टू 3/2 पुट किया तो a इज इक्वल टू 1। तो a और d आ गया, आप कुछ भी पूछ ले, पूछ भाई, फेक क्वेश्चन। व्हाट इज द 14th टर्म? तो 14th टर्म हो जाएगी a प्लस 13d, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 13 इंटू 1.5। 13 5 65, 6 13 और 6 19, 20.5। कर लोगे ऐसे? मैंने कुछ नया किया है, मैंने जस्ट एग्जामिनर को फॉलो किया है। उसने बताया 9वां टर्म ये है, मैंने लिख दिया। बोला 13 का सम ये है, मैंने लिख दिया। एक लीनियर इक्वेशन सोल्व करी, उसने जो पूछा बता दिया। ठीक है, अब इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू डू दिस विद अलग तरीका। देखो, नाइन्थ, इफ द नाइन्थ टर्म 13 है, ठीक है जी। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, पहले 13 टर्म्स का सम, तो पहले 13 टर्म्स की एवरेज क्या होगी? एवरेज ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13 प्लस 1/2 7th टर्म, तो वो है 130/13, दैट इज इक्वल टू 10। 13 प्लस 1/2 14/2, 7वां टर्म एवरेज के बराबर होगा। तो सम 130 था, मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर 13 है 10। तो देखो a प्लस 60 इक्वल टू 10, ये आया था ना। a प्लस 60 क्या होता है? 7वां टर्म, 7वां टर्म आ गया 10। वही आपको डायरेक्ट पता है कि a प्लस 60 इक्वल टू 10 है ना। तो अब मैं कर ही रहा हूँ, तो इसको लीनियर इक्वेशन से ना करके दूसरे तरीके से ही बताऊंगा। यहाँ पर उसने बता दिया कि भैया 9वां टर्म 13 है, यानी कि देखो 7वां टर्म जो है वो 10 है और 9th टर्म जो है वो 13 है। तो कितने टर्म कूदे आप 2 टर्म कूदे। 2 टर्म कूदने के लिए आपको 3 कूदना पड़ा। 2 कॉमन डिफरेंस का फर्क होगा ना 2 टर्म में, तो यानी कि d तो सीधा सीधा आ गया यहाँ पर 3/2। ऐसे कर सकते हो, या फिर मैं फर्स्ट टर्म निकालूँ। AP में अगर फर्स्ट टर्म आ जाता है, उसने पूछा क्या है, सीधा वही निकालते हैं, फर्स्ट पे क्यों निकाले। व्हाट इज द 14th टर्म? हटाओ इसको, 14th देखो, अगर 2 टर्म आगे जाएंगे तो 3 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 9 से कितने टर्म आगे जा रहे हैं? 9 और 5 टर्म आगे जा रहे हैं, तो कितना ऐड होएगा बताओ? 2 टर्म के लिए 3 ऐड हो रहा है, या फिर 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, 5 यूनिट की वैल्यू देख रहे हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/2, 5 यूनिट की वैल्यू 7.5 ऐड हो जाएगा। 13 में 7.5 ऐड कर दो 20.5। AP है तो वही चीज़ ना जो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया AP है।
7 साल का इतना अमाउंट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, 9 साल का इतना अमाउंट हो रहा है, 14 साल में कितना अमाउंट हो गया। तो आप ये देखते थे कि 2 साल में कितना ब्याज जुड़ गया, तो 5 साल में कितना ब्याज जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इफ द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3:2, तो इसको उसी तरीके से कर लें, फिर इसी अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं ना। देखो 10वें और 5वें टर्म का रेशियो ये है, तो 5th टर्म है 2 और 10वां टर्म है 3। अगर ये 2 यूनिट है तो 3 यूनिट है, ये रेशियो है। ओके जी। विच टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द 10th टर्म, तो कौन सी टर्म 10वीं टर्म से डबल है, यानी कि 3 की बजाय 6 है। अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो 6 कौन सी टर्म पे आएगा। तो देखो यहाँ पर एक ऐड हुआ है, एक ऐड होने के लिए हमें 5 टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स आगे जा रहे हैं तो एक ऐड हो रहा है। यहाँ पर हमें ऐड करना है 3, एक ऐड करने के लिए 5 टर्म आगे जा रहे हैं, 3 ऐड करने के लिए 15 टर्म्स आगे जाना पड़ेगा। 15 और 10 25वां टर्म, 10वें टर्म का डबल है। ऑप्शन सी, आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज कैसे करें, चलो अदरवाइज वाला मेथड देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म ऑफ एन एपी, तो 10th और 5th का रेशियो, तो 10th टर्म होएगी a + 9d और 5th टर्म होएगी a + 4d का रेशियो है 3:2। ये हमें पता है। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और d का रेशियो निकाल सकता हूँ। और उसने क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दैट एपी इज ट्वाइस टू 10th टर्म, 10वीं टर्म की डबल कौन सी होगी, तो 10वीं टर्म होएगी a + 9d की डबल कौन सी टर्म है, ये देख, चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, ए को मैं उधर ले गया, a और 60 = a। ओके, इसका मुझे डबल चाहिए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अगर मैं रखूं a = 60 रख दूं, तो 6 + 9 15d, इसके डबल होएगा 30d, इसका डबल 30d होएगा ना। कौन सा टर्म है ये देखना है, तो 30d को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 6d + 24d। आप बोलोगे सर क्यों तोड़ रहे हो ऐसे, क्योंकि कोई भी टर्म अगर आप देखना चाह रहे तो उसके अंदर a तो बनाना होता है ना भाई, a + समथिंग d, a + 4d, a + 5d, a + 10d। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 15d, अगर a को मैं 60 लिखूं, इसका डबल 30d। ठीक है, मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, तो यहां से मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि 25वां टर्म होगा। 24d है ना 25वां टर्म। या फिर आप क्या कर सकते थे, जैसे ही आपको मिला a = 60, तो 10वां टर्म हो गया 15d। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि 24d है उसकी क्या वैल्यू है, 24 टर्म की क्या वैल्यू है, 28 टर्म की क्या वैल्यू है, 25 टर्म की क्या वैल्यू, एंड सो ऑन। ऑप्शन से भी आ जाता है। ठीक है, इफ द 10th एंड द 16th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 7 and 9। अब 10वां और 6वां टर्म बता दिया, 10वां और 16वां। यहाँ पर भी 2 टर्म बताए थे हमें एपी के बारे में, सब कुछ पता चल गया। यहाँ पर भी 2 टर्म पता चले, सब कुछ पता चल गया। तो ये वही सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई है बता देंगे। अच्छा, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, हाउ मैनी अमंग द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ एपीआर इंटीजर। ठीक है, उसने कोई टर्म नहीं पूछा, नहीं तो बहुत ईजी था, अलग तरह का क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो फिर, या फिर मैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चला जाऊं फिर। देखो 10th टर्म एंड 16th टर्म, तो 10th टर्म है भाई 7, 16th टर्म है 9। आप खुद ऐसे भी कर सकते हो, a + 9d = 7, a + 15d = 9, 16वां टर्म 15d। यहाँ पे आप देखोगे कि 6d = 2, आप d की वैल्यू निकाल लोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे, आप कर सकते हो। मुझे पता है ये वाली अंडरस्टैंडिंग वीक होती है स्टूडेंट की, जानबूझ के इससे करवा रहा हूँ रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब हर टर्म के साथ होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगले वाला टर्म बड़ा या छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर d जुड़ जाता है।
6 टर्म के अंदर 6d जुड़ चुका है और यहां पर है 2, तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि 6d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यानी कि अगर 10वां टर्म 7 है, अगर 10th टर्म 7 है, तो 11वां जो टर्म है वो होएगा 7 1/3, 12वां जो टर्म होएगा वो होएगा 7 2/3, 13वां जो टर्म होएगा इसमें 1/3 और जुड़ेगा वो हो जाएगा 8। तो हर 3 टर्म में से 2 टर्म फ्रैक्शन वाले हैं, एक टर्म जो है वो क्या है, इंटीजर है। वो ये बोल रहा है कि इस एपी के पहले 100 टर्म्स के अंदर कितने इंटीजर है, ये पूछ रहा है। तो हर 3 में से एक टर्म इंटीजर है, अगला टर्म 8 1/3, फिर 8 2/3, फिर 9, हर 3 में से एक टर्म इंटीजर है। तो आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो 100 को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो एक तो 99 टर्म्स हो गए, एक 1 टर्म हो गया। ठीक है, इन 99 टर्म में मुझे पक्का पता है कि 33 टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, वो इंटीजर हैं। हर 3 में से एक टर्म इंटीजर है, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म है ये इंटीजर है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ये फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फिर पता चलेगा। जो साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट यूज करते थे ना नंबर सिस्टम में, देखो अभी आपको पता चलेगा। तो पहले वाला टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट से लेकर 10 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 9d ऐड करना पड़ता है ना, 9 का फर्क है। तो 6, तो d की वैल्यू तो आ चुकी है 1/3, तो 9d की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 1/3 6, 9 इंटू 1/3 सॉरी 3, तो 7 में से 3 गए 4। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए हो क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है, तो आप ऐसे कर सकते थे। ध्यान से मेरी बात को सुनो कि 10वां टर्म है a प्लस, 10वां टर्म है a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 7, 16वां टर्म है a प्लस 15d दैट इज इक्वल टू 9। आप इनको सोल्व करते तो आपको d की वैल्यू भी मिलती, आपको a की वैल्यू भी मिलती, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाता, फिर आपको पता चलता कि 1/3 ऐसे ऐड हो रहा है। तो देखो अब मेरी बात, ये 4 है, इसके आगे 4 1/3 है, फिर 4 2/3 है, फिर 5 है। तो हर 3 टर्म्स में से एक टर्म अपना इंटीजर है, अगले 3 में से एक इंटीजर है। तो पहले 99 टर्म में ऐसे ऐसे 33 ग्रुप्स आएंगे, हर एक ग्रुप में एक टर्म क्या होएगा, इंटीजर होएगा। तो जो एंड में जो 1 एक्स्ट्रा बचा है ये पहले वाला होएगा। जब ऐसे ऐसे 33 ग्रुप्स चले जाएंगे तो एंड में जो एक बचेगा वो इंटीजर ही होएगा, क्योंकि सबसे पहले वाला इंटीजर है। अगर दूसरे वाला इंटीजर होता, पहले वाली फ्रैक्शन होता, तो ये फ्रैक्शन होता, तो ये भी इंटीजर है। तो 33 यहां पर इंटीजर है, एक यहां पर इंटीजर है, टोटल 34 टर्म्स इंटीजर है। अब कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में एपी है, हाँ जी, आपके सिलेबस में साइक्लिसिटी है, हाँ, तो उन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना है। तो क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है, अगर बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है बेसिक। क्लियर है, समझ में आ गई भाई बात। एक आधे मिसलेनियस से क्वेश्चन कर लें, थोड़ा सा आपके दिमाग को और मजबूत करने के लिए इस टॉपिक में है। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया, फिर एपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। In an arithmetic progression, the sum of first 6 terms is 5 times the 6th term. ओके, तो पहले 6 टर्म्स का सम, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। देखो, पहले 6 टर्म्स का सम, कई तरीकों से इसको कर सकते हैं, बट कोई ना कोई एक तरीका तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं, पहले 6 टर्म्स की एवरेज क्या होगी,
एवरेज ऑफ 6 टर्म्स, या फिर पहले मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, बाद में अगले पेज पर दूसरे तरीके से करेंगे, पहले नॉर्मल से करते हैं भाई। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 6 टर्म, 5 टाइम द 6 टर्म, 6 टर्म को 5 गुना करके सम ऑफ 6 लिखूंगा, ठीक है। सम ऑफ 6 टर्म्स हो जाएगा 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 5d, दिस इज इक्वल टू 5 गुना छठा टर्म क्या होता है a प्लस 5d, ऐसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक, ओके जी। तो इट इम्प्लाइज दैट 3 दूनी 6a प्लस 15d इज इक्वल टू 5a प्लस 25d, ठीक। इट इम्प्लाइज दैट 5a को इधर मैं ले आऊँ, a इज इक्वल टू 10d, ठीक है। क्या पूछा उसने, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज k% लेस देन सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, ये मजा आ गया। तो ये तो फर्स्ट 10 टर्म्स है, ये पहला टर्म है, ये 10वां टर्म है, और ये अगले 10 टर्म्स हैं। 10 टर्म्स क्या होते हैं वैसे, यहाँ पर तो 10 टर्म्स हैं, वैसे 10 टर्म्स TANTRUMS, तो पहले 10 टर्म अगले 10 टर्म, इनका जो सम है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 वाले टर्म का सम अगले 10 टर्म्स से कितने % कम है, तो वही पहला टर्म निकाल लो, ये भी अपने आप में एक एपी है, ये भी अपने आप में एक एपी है, तो इसमें पहला टर्म निकालो आखिरी टर्म निकालो, सम आप निकाल दोगे, एवरेज आ जाएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, सम निकाल दोगे। इसमें भी सेम काम करो, चलिए जी करते हैं। तो पहला टर्म है a, ये वाला टर्म है a प्लस 9d, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है a प्लस 10d 11वां टर्म, और ये है a प्लस 19d, ठीक। इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, अब मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, ठीक है, n/2 यानी कि 10/2 पहले 10 टर्म, किसी भी एपी के 10 टर्म का सम है, गुणा में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a प्लस a 2a प्लस 90, ओके। ये भी एक एपी है, इसी एपी का एक पोर्शन है, इसी एपी के कुछ भी टर्म उठाओगे वो भी एपी ही बनेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है। आप ये मत मानो कि अगले 10 टर्म का सम है, ये एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ये है, उसका 10वां टर्म ये है, ठीक। तो किसी भी एपी के 10 टर्म्स का सम है, तो 10/2, पहला टर्म है a प्लस 10d, लास्ट टर्म है a प्लस 19d, तो 2a प्लस 29d, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक। और टेलीग्राम चैनल पर आपको यह बताना है कि मेरी जो पेस है इस टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपको ज़्यादा फास्ट तो नहीं लगी कि सर ये तो फास्ट थी, क्योंकि मैं नो थोड़ा सा तो मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टॉपिक की जो रिलेवेंसी है उसके हिसाब से मैं चीज़ों को करता हूँ, क्वेश्चंस को किस हिसाब से उठाना है टॉपिक की रिलेवेंसी के हिसाब से, तो रिलेवेंट है, बट जिस वे से मैं करा रहा हूँ अपना पर्पज सोल्व हो जाए, मैं वहाँ पर क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है नहीं, बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो आप बताना आपको समझ में आ रहा है कि, तो a की वैल्यू है 10d, ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर 10d रख दो, इनका रेशियो ही निकालना है, रेशियो ही नहीं, अच्छा हाँ, ये बताना ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से कितने % कम है, तो रेशियो से वो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप 10d रखोगे तो 10 दूनी 20 और 9 29d, 10 दूनी 20 और ये 49d, ऊपर वाली वैल्यू कितनी कम है, 20 कम है 49 पर, इसको आप अप्रोक्स कर लो, 20/50 अगर आप करते तो क्या होता, तो ये होता 40%, है ना। कोई चीज़ 50 के लिए 40% है, 20 जो हो 50 के लिए 40% है, तो 49 के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 40% प्लस आएगा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी, ठीक। मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करने से ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई, 40 आ गई, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा था। बताओ
इफ द एवरेज ऑफ, मैं ये सोच रहा था ना इसको एक और तरीके से बताऊं, रहने तो लेट इट बी, बता चुका हूं मैं पहले उस तरीके से बहुत सारे। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 9 टर्म्स इज 29, व्हाट इज द 19th टर्म? ठीक है, चलो इसको मैं उस तरीके से बता दूंगा, एवरेज वाले दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो पहले 9 की एवरेज, तो फर्स्ट टर्म और 9th टर्म, इन सारे टर्म्स की जो एवरेज है वो 11 है, और अगले 9 टर्म यानी कि 10वें से लेकर, पहले 9 और 9 18 हो जाएंगे ना, तो 10वें से लेकर 18वां टर्म। ठीक है, तो अगले 9 टर्म्स की एवरेज जो है वो 29 है। ठीक है, पहला टर्म है ए, 9वां टर्म है ए प्लस 8d। ठीक है, यह है ए प्लस 9d। एग्जाम में डिट्टो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे भी लिख लेना। ठीक, इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो यानी कि 2a प्लस 8d बटे में 2 इज इक्वल टू 11। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस 4d इक्वल टू 11। मैं साथ के साथ वो अंडरस्टैंडिंग भी बता देता हूँ। आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते थे, सर कैसे? भाई पहले 9 टर्म्स की आपको एवरेज चाहिए, एपी की एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म। तो अगर पहले 9 टर्म्स की एवरेज चाहिए तो 9 प्लस 1 बाई 2 5th टर्म के बराबर होगी। 5th टर्म क्या होता है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। डायरेक्टली ऐसे लिखता मैं, पहले 9 टर्म्स की एवरेज 9 प्लस 1 बाई 2 10 बाई 2 5th टर्म के बराबर होएगी, यानी कि 5th टर्म 11 है, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। ये कुछ लिखना ही ना पड़ता। ऐसे ही आप आगे कर सकते हो। 10वां टर्म ये पहला टर्म है, 18वां टर्म ये आखिरी टर्म है, तो 28/2 14वां टर्म, यानी कि यहाँ पर ये आएगा कि a प्लस 13d इज इक्वल टू 29। ये किसी एपी का पहला टर्म है 10वां और आखिरी है 18वां, तो 10 प्लस 18/2 14वां टर्म बीच में होएगा, तो वो a प्लस 13d होगा। अब यहाँ पर करके देखते हैं, देखो एवरेज होगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, a प्लस a 2a प्लस 17 और 9 26d बटे में 2 इज इक्वल टू 29। तो देखो a प्लस 13d, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं एग्जाम में। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो एवरेज वाली अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है, समझ में आ रही है? अब कर लें काम को। ओके जी, यार हाथ में दर्द हो गया, बुढ़ापा आ गया क्या जल्दी? चलो करते हैं, यानी एबनॉर्मल कंडीशन में हो गया क्या? चलो, इन दोनों में कितने का फर्क है, 13 में से 4 गए 9, 9d, तो 9d इज इक्वल टू 29 में से गया 18, तो d इज इक्वल टू 2। अब अगर d इज इक्वल टू 2 इसके अंदर आप रख दोगे तो 4 दूनी 8, तो a इज इक्वल टू 3। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले बता डालेगा अपन, है ना। व्हाट इज द 19th टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन, तो 19वीं टर्म क्या होगी, a प्लस 18d, a यानी कि 3 प्लस 18d 18 दूनी 36 इज इक्वल टू 39। दूसरी अंडरस्टैंडिंग में यही बता रहा था, वो एवरेज वाली, पिछले क्वेश्चन में भी हम लगा सकते थे। सम की बात हो रही है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, पहली 6 टर्म 6 प्लस 1 बाई 2 7 बाई 2 3.5, तो 3.5th टर्म। अब आप बोलोगे सर 3.5 टर्म, अरे भाई 3.5 टर्म हो जाएगा a प्लस 2.5d, a प्लस 2.5d, ये एवरेज है उनकी पहले 6 टर्म्स की। ठीक है, ये क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। गायब क्यों हो गया? देखो, हाउ मेनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्टिंग विद 101 एंड एंडिंग विद 1001 कैन बी फॉर्म्ड, कितनी एपी बन सकती हैं जो इससे स्टार्ट हो रही हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखूंगा बीच में कई सारे टर्म्स आएंगे ऐसे, ठीक है, और ये इस पर एंड हो रही हैं, कैसे? कितनी एपी बन सकती हैं जो इससे स्टार्ट हो रही है इस पर एंड हो रही है? कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली इंटीजर्स, हाँ बस सिर्फ इंटीजर होने चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप 1 मान लोगे, आधा मान लोगे, 0.25 मान लोगे, 0.1 मान लोगे,
0.15 मान लो, मतलब इनफाइनाइट एपी बन जाएंगी। अब एक कंडीशन होगी कि सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। ओके जी। सच दैट ईच प्रोग्रेशन हैज एटलीस्ट 4 टर्म, और कम से कम 4 टर्म होनी चाहिए। अच्छा, कम से कम हर एक प्रोग्रेशन में जितनी भी आप एपी बनाओ 4 टर्म कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, लेट अस सी। तो कुल मिलाकर मामला ये है भाई, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। एपी अगर मैं बनाऊं तो कम से कम 4 टर्म, यानी कि 2 टर्म तो ये हो गई, ऐसे मिनिमम 2 टर्म और आए। ओके, इसके और इसके बीच में गैप कितने का है? इसके और इसके बीच में गैप है 900 का, यानी कि इनके बीच में ये जो 900 का गैप है ये मैंने डिवाइड करना है, ये मैंने डिवाइड करना है। अगर मैं इस 900 के गैप को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं ऐसे, यानी कि इधर 450 और इधर 450, और यहां पर एक टर्म लिख सकता हूं जो इससे 450 बड़ा हो, तो होएगा क्या? 3 ही टर्म आएंगे। ओके, एपी बनेगी कैसे? एपी बनेगी जो बीच का 900 का गैप है इसको डिवाइड करके। तो क्या मैं इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं? मैं इसको एक टुकड़े में भी डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? सिर्फ 900, एपी में 2 ही टर्म आए, कम से कम 4 टर्म चाहिए। ओके जी, 900 को मैं 2 टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकता हूँ, जी हाँ, बट 2 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा 450 तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा इससे 450 बड़ा, बट 3 ही टर्म होंगे। अगर मैं इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं 900 को, 300 300 300, इससे 300 बड़ा एक टर्म आ जाएगा, इससे 300 बड़ा एक टर्म आ जाएगा, इससे 300 बड़ा ये होगा, तो 4 टर्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर, तो फिर ये तो एक वैलिड एपी हो गई। हाँ जी सर, कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि 900 को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया 900 को आप इसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। 900 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो पहले तो मैं ये देखूं कि 900 को मैं कितने नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 900, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 9 का मतलब 3 की पावर 2, 2 जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर 2 बार 2 है, 2 बार 5 है। नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू, पावर्स के अंदर एक एक ऐड करोगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 फैक्टर हैं। अब 900 के कौन कौन से फैक्टर को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस होगा यहां पर 300 का है, 300 का कॉमन डिफरेंस हो सकता है? आप बोलोगे जी हाँ। अगर 300 का कॉमन डिफरेंस लोगे 2 टर्म्स के बीच में, तो 300 का कॉमन डिफरेंस एक टर्म आ गई, 300 का कॉमन डिफरेंस एक टर्म आ गई, 300 का कॉमन डिफरेंस एक ये हो गई, तो 4 टर्म हो गई। तो क्या मैं जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है ये हमेशा रहेगा फैक्टर ऑफ 900। ठीक है, तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस 1 ले सकता हूं? ले सकते हो 1। इस 900 को आप डिवाइड कर दो 900 टुकड़ों में। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, ये तरीका मैं पहले दूसरे तरीके से आपको बता रहा था। चलो मैं इसको हटा दो, अभी पिछली 1-2 बातों को भूल जाओ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं तो टीचर हूं, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो, तो कुल मिलाकर ये जो 900 का गैप है इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूं। इसको अगर मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये 2 टर्म आ जाएंगी, टोटल 4 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो 900 को तोड़ने के, 900 को बहुत सारी वैल्यूज में हम तोड़ सकते हैं, जो भी जितने भी उसके फैक्टर हैं। 450 भी 900 का फैक्टर है, 300 भी 900 का फैक्टर है, 100 भी 900 का फैक्टर है। तो 900 को आप तोड़ सकते हो अलग अलग टुकड़ों में, जो भी इसका फैक्टर है उसके रूप में। लेकिन 900 को आपने ऐसे नहीं तोड़ना कि 900 को आप 900 ही रहने दो बस, तो फिर 2 ही टर्म हो जाएंगे। 900 को 450 भी नहीं बनाना। अगर 450 मतलब ऐसे भी नहीं तोड़ना, नहीं तो क्या होएगा? मैंने अभी बताया था 3 ही टर्म हो जाएंगी। इसके अलावा 900 के जितने भी फैक्टर हैं उसमें आप तोड़ सकते हो 900 को, एपी में 4 से ज़्यादा टर्म आएंगे। तो 27 माइनस 2, 900 को ब्रेक करने के टोटल 27 वेज हैं, 27 फैक्टर हैं। उसमें से 2 जो हैं उसमें हम नहीं ब्रेक कर सकते। 27 माइनस 2 25, ऑप्शन सी। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 900 900। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होएगा? कॉमन डिफरेंस को हमने
कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस आपने ले लिया 0.5 तो अगला टर्म हो जाएगा 101.5, जो कि हम नहीं ले सकते भैया, इंटीजर होने चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस के ऊपर एक कंडीशन है कि वो इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर आपने ले लिया 7, 101 में 7 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, ऐसे साथ साथ आप जोड़ते जाओगे, लेकिन 907 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या होएगा, एंड में कुछ ऐसा बच जाएगा नंबर, ऐसा टुकड़ा बच जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो बच जाएगा, और 7 जोड़ने पर ये नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो 900 को डिवाइड करे, नहीं तो एंड में 7 जोड़ते रहेंगे और 7 जोड़ने के बाद 1001 नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के ऊपर दो कंडीशन है, एक तो ये इंटीजर होना चाहिए और एक ये होना चाहिए फैक्टर ऑफ 900। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 900 हमने देख लिए 27 है, और एक और कंडीशन है क्या, कि कॉमन डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 4 टर्म बने। तो ये दो कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकते, कौन से, 900 और 450, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एपी का हमने 900 लिया तो इसके बाद सीधी ये टर्म आ जाएगी, 2 ही टर्म होंगी। 450 लिया तो इसके बाद एक और टर्म आएगी, फिर ये आ जाएगी, 3 ही टर्म होगी। उसके बाद आप 300 ले सकते हो, मैंने 1 से डिवाइड किया पहले 900 को, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 300 में ले सकता हूं, तो बाकी सारे वाले आप ले सकते हो। तो टोटल 27 पॉसिबल वैल्यू, उसमें से 2 नहीं ले सकते, 25 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कॉमन डिफरेंस की, 25 तरह की एपी बनाई जा सकती है। एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है, बट ज़रूरी था अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए। दैट्स ऑल, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना भाई।